मालदीव के बाद एक और पड़ोसी देश में इंडिया आउट कैंपेन जोर पकड़ने लगा है। इस देश का नाम है बांग्लादेश, जहां पिछले कई महीनों से भारत के साथ रिश्ता तोड़ने की मांग चल रही है। भारत से तकरार का सीधा मतलब है चीन से गलबहियां। ये भारत के हितों के लिए कतई ठीक नहीं है। इसमें अच्छी बात यह है कि कैंपेन चलाने वाले पिछले 15 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं। जो सत्ता में हैं उनके रिश्ते भारत के साथ मजबूत ही हुए हैं। सत्ता में कौन है? शेख हसीना हैं। जनवरी 2024 में उनका 5वां कार्यकाल शुरू हुआ है। इंडिया आउट कैंपेन ने उनको भी परेशान कर रखा है। 27 मार्च को एक रैली में उनका गुस्सा बाहर निकला। वो बोली, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी पत्नियों को भारत से इंपोर्टेड साड़ियाँ दी और अब वे भारतीय सामानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। क्या वे भारतीय मसालों को छोड़ सकते हैं? और अगर वे ऐसा करते हैं तभी मैं समझूंगी कि उनकी कथनी में दम है। तो आज के शो में हम जानेंगे बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन के पीछे कौन है, क्या बांग्लादेश अगला मालदीव बनने जा रहा है और भारत बांग्लादेश संबंधों का इतिहास क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा से सटा हुआ है। दोनों देशों के बीच 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है। भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर बांग्लादेश से लगा हुआ है: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। देशों की बात करें तो भारत के अलावा सिर्फ एक देश की सीमा बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार की। आबादी लगभग 17 करोड़ है। 90% से अधिक लोग इस्लाम को मानते हैं। लगभग 8% हिंदू यहाँ पर रहते हैं। इस्लाम ही राजकीय धर्म है। हालांकि संविधान ने सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया है। करेंसी का नाम टका है। प्रति व्यक्ति आय भारत के बराबर है, लगभग 2,15,000। राजधानी ढाका है, यही सबसे बड़ा शहर भी है। दूसरे प्रमुख शहर हैं चटगांव, सिलहट, खुलना, कॉक्स बाजार, मेमनसिंह, नारायणगंज आदि। पॉलिटिकल सिस्टम भी जान लेते हैं। मुल्क में संसदीय लोकतंत्र है भारत जैसा। राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं, उनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। कार्यपालिका यानी कानून का पालन कराने वाली संस्था की कमान होती है प्रधानमंत्री के पास। विधायिका यानी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। बांग्लादेश में एक सदन वाली जातीय संसद है। इसमें कुल 350 सीटें हैं। 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। संसद में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक व्यक्ति कितनी भी बार यहाँ प्रधानमंत्री रह सकता है, कोई टर्म लिमिट नहीं है, बशर्ते उसकी पार्टी या गठबंधन के पास सदन में बहुमत हो। फिलहाल अवामी लीग के पास 350 में से 271 सीटें हैं। अवामी लीग की मुखिया शेख हसीना मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, हालांकि सरकार के दखल के आरोप लगते रहते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री में। बांग्लादेश दिसंबर 1971 में नया मुल्क बना, पाकिस्तान से अलग होकर। अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति बने। शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश का संविधान बना। इसके आधार पर 1973 में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कराए गए। इसमें अवामी लीग को एक तरफा जीत मिली। फिर मुजीब प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कुछ समय बाद उनके लिए सरकार को चलाना मुश्किल होने लगा। तब जनवरी 1975 में संविधान संशोधन कराया, खुद को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बांग्लादेश को 1 पार्टी स्टेट बनाने का अधिकार भी हासिल कर लिया। तर्क दिया कि विदेशी शक्तियां हावी हो रही हैं। फिर 15 अगस्त 1975 की तारीख आई। सेना के एक धड़े ने विद्रोह कर दिया। शेख मुजीब और उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों की हत्या कर दी। हत्यारे शेख मुजीब के पूरे परिवार को मिटाने आए थे, लेकिन 2 लोग बच गए। मुजीब की 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना, वे दोनों विदेश में थीं। बाद में शेख हसीना ने अवामी लीग की कमान संभाली। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 2008 में दूसरी बार सत्ता में आई, तब से कुर्सी पर बनी हुई हैं। शेख मुजीब हत्याकांड के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अब तक आपको बांग्लादेश का बेसिक समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों की। बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा मदद की थी भारत ने। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने से लेकर पाकिस्तानी फौज से जंग लड़ने तक भारत साथ खड़ा रहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका था। 16 दिसंबर 1971 को उसकी फौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया। तब जाकर बांग्लादेश की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश की आज़ादी को मान्यता दी। वे भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर भी एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके बावजूद पिछले 53 वर्षों में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। 1971 से 1975 तक शेख मुजीब की सरकार चली। उनके समय में भारत बांग्लादेश काफ़ी करीब आ गए थे। फरवरी 1972 में शेख मुजीब भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। अगले ही महीने इंदिरा गांधी बांग्लादेश गईं। मार्च 1972 में दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग की संधि हुई।
तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, इंटरनल मैटर में दखल नहीं देंगे और एक दूसरे के खिलाफ किसी तीसरे देश का साथ नहीं देंगे। अगस्त 1975 में मुजीब की हत्या हो गई। इसके बाद सैन्य सरकारों का दौर शुरू हुआ। इनकी बुनियाद में मुजीब का विरोध था। इसका असर विदेश नीति में भी दिखाई दिया। वे पाकिस्तान के अधिक करीब हो गए। इस दौरान कुछ गिने चुने समझौते जरूर हुए, मगर रिश्ते बेहतर नहीं हो पाए। फिर आता है 1996 का साल। शेख मुजीब की बेटी और अवामी लीग की नेता शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। तब जाकर रिश्तों पर जमी धूल हटी। दिसंबर 1996 में हसीना भारत आईं। जनवरी 1997 में भारत के तत्कालीन पीएम एचडी देवेगौड़ा बांग्लादेश गए। अप्रैल 1997 में देवेगौड़ा के बाद इंदर कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। गुजराल देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री हुआ करते थे। पीएम बनने के बाद भी विदेश मंत्रालय अपने पास उन्होंने रखा। उन्होंने सितंबर 1996 में लंदन में एक मशहूर स्पीच दी थी, जिसमें कहा था, भारत को बराबरी के लेन देन की उम्मीद किए बिना अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। दक्षिण एशिया के किसी देश की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे के खिलाफ नहीं होने देना चाहिए। कोई भी देश किसी और के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। सभी देश एक दूसरे की सीमाई अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे और वे अपने आपसी विवादों को साथ बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। ये आने वाले समय में भारत की विदेश नीति की पहचान बना। इसको गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गुजराल ने पड़ोसियों में पाकिस्तान को नहीं गिना था। 5 शर्तें सिर्फ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के लिए थीं। गुजराल डॉक्ट्रिन को पहली सफलता बांग्लादेश के साथ ही मिली। दिसंबर 1996 में दोनों देशों के बीच नदियों का पानी साझा करने को लेकर संधि हुई। इसमें भारत ने उदारता दिखाते हुए बदले में कुछ नहीं मांगा। इसके जरिए रिश्तों को नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन आगे की राह इतनी भी आसान नहीं थी। अप्रैल 2001 में भारत बांग्लादेश सीमा पर झड़प हुई। बांग्लादेश का आरोप था कि भारत ने उसके गांवों पर अवैध कब्जा किया है। इसको लेकर तनाव बढ़ा और आगे चलकर एक हिंसक लड़ाई में बदल गया। फिर बांग्लादेशी सैनिकों और भीड़ ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 16 जवानों की हत्या कर दी। इसके बाद रिश्ते बेहद खराब हो गए। किसी तरह संघर्ष विराम हुआ। 22 अप्रैल 2001 को हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया, हिंसा पर शोक जताया और मामले की जांच का भरोसा भी दिया। कुछ महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव होने वाले थे। विपक्ष ने भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। हसीना पर आरोप लगाए कि उन्होंने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। अक्टूबर में वोटिंग हुई तो हसीना की पार्टी हार चुकी थी। फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनी। बीएनपी की खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। उनकी एंटी इंडिया पॉलिसी रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी। हालांकि मार्च 2006 में वो भारत के दौरे पर आईं। इस दौरान दोनों देशों के बीच रेलवे लिंक बनाने और तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर चर्चा हुई। इसमें और कुछ हो पाता उससे पहले अक्टूबर 2006 में जिया की कुर्सी चली गई। चुनाव से पहले फौज ने कमान अपने हाथों में ले ली। फिर अगला चुनाव हुआ दिसंबर 2008 में। इसमें शेख हसीना की अवामी लीग ने एक तरफा जीत हासिल की। जनवरी 2010 में हसीना राज के दौरे पर भारत आईं। उनके साथ 123 सदस्यों का डेलीगेशन भी पहुंचा था। इस दौरान 5 बड़े समझौतों पर दस्तखत हुए। आपराधिक मामलों में कानूनी सहयोग, एक दूसरे के यहाँ मौजूद दोषी लोगों की अदला बदली, आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की तस्करी पर नियंत्रण, बिजली के क्षेत्र में मदद और सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसके बाद सितंबर 2011 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश का दौरा किया। उनके साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के मुख्यमंत्री भी गए। इस दौरान सीमा निर्धारण के अलावा रेलवे लाइन, बिजली और पानी के बंटवारे से जुड़े 10 समझौते हुए। फिर मई 2014 में भारत में सरकार बदल गई। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की गठबंधन सरकार बनी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उनका पहला बांग्लादेश दौरा हुआ 2015 में, जून 2015 में। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इसके तहत भारत की सीमा में बसे 111 इलाकों को बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि बांग्लादेश की सीमा में बसे 51 इलाके भारत को मिले। इनको लेकर 1970 के दशक से ही विवाद चल रहा था, मगर अलग अलग वजहों से टल रहा था। इसके चलते लगभग 50,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। 2009 से बांग्लादेश में शेख हसीना और 2014 से भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के आपसी रिश्ते मजबूत हुए हैं। अप्रैल 2017 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और ट्रेनिंग को लेकर समझौता हुआ। भारत ने सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए बांग्लादेश को 4,000 करोड़ रुपए दिए। 2018 में भारत बांग्लादेश तेल पाइपलाइन का काम भी शुरू हुआ। उसी बरस बांग्लादेश ने चटगांव और मोंगला पोर्ट के इस्तेमाल की इजाज़त भारत को दी। 2019 में आतंकवाद और स्मगलर्स के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयर करने पर भी सहमति बनी। 2021 में कोविड के दौरान भारत ने वैक्सीन की मदद भेजी थी। सेकेंड वेव के दौरान बांग्लादेश ने दवाइयों के जरिए भारत की सहायता की थी।
सितंबर 2022 में कुशियारा नदी का पानी बांटने पर समझौता। पीएम मोदी ने इसको डिप्लोमेसी का सुनहरा अध्याय बताया था। नवंबर 2023 में नरेंद्र मोदी और हसीना ने अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया। ये बांग्लादेश को भारत के त्रिपुरा से जोड़ेगी। 2023 में ही कनाडा के साथ विवाद के बीच बांग्लादेश ने भारत का समर्थन किया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा था, कनाडा हथियारों की पनाहगाह बन चुका है। दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब का एक हत्यारा कनाडा में रहता है। बांग्लादेश ने कई बार प्रत्यर्पित करने की मांग की, मगर कनाडा ने बात नहीं मानी है। और किन किन क्षेत्रों में सहयोग है? भारत साउथ एशिया में बांग्लादेश के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच 1,25,000 करोड़ का व्यापार हुआ। भारत बांग्लादेश के बीच 3 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका 2008 में शुरुआत हुई। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना 2017 में इसकी शुरुआत हुई। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका, इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। इसके अलावा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन का अहम सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संप्रीति नाम से सैन्य अभ्यास होता है। अक्टूबर 2023 में इसका 11वां एडिशन हुआ। भारत के लिए कितना अहम है बांग्लादेश, इसको भी 5 पॉइंट्स में आपको बताते हैं। नंबर 1, बांग्लादेश भारत से चिपका हुआ है। लगभग 4100 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगी। इतना लंबा बॉर्डर किसी और देश के साथ नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर पड़ता है भारत पर, मसलन अवैध प्रवास, ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी, बॉर्डर पर घुसपैठ आदि। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला कॉरिडोर काफ़ी पतला है, लगभग 27 किलोमीटर का, इसलिए इसको चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। वहीं बांग्लादेश के जरिए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना बेहद आसान है, बशर्ते बांग्लादेश ट्रांजिट रूट के लिए राजी होता है। नंबर 3, बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से भी लगती है। म्यांमार में 2017 से हालात खराब चल रहे हैं। पहले रोहिंग्या नरसंहार हुआ, फिर शरणार्थी संकट खड़ा हुआ, फिर 2021 में तख्तापलट हो गया, जिसके बाद म्यांमार के सीमाई इलाकों में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। हाल के दिनों में संघर्ष और हिंसक हुआ है। म्यांमार की सीमा भारत से भी लगती है, फिर भी वहाँ कंट्रोल बना हुआ है। बाकी जगहों पर बांग्लादेश बफर जोन का काम कर रहा है। नंबर 4, बांग्लादेश में चीन का निवेश पिछले कुछ बरसों में काफ़ी बढ़ा है, जबकि ऐतिहासिक तौर पर दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। 1971 के युद्ध में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, हालांकि अब वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनकर उभरा है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा हथियार चीन से ही खरीदता है। 2015 में उसने चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। भारत इसको शक की निगाहों से देखता है। अभी तक बांग्लादेश ने भारत और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाकर रखा है, फिर भी इस पर भारत की नज़र रहती है। नंबर 5, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है। भारत की एक तरफ बदहाल पाकिस्तान है, जहां आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते रिश्ते गर्क में जा चुके हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश का उदाहरण है, जिसने चरमपंथ और धार्मिक कट्टरता पर लगाम लगाई और तरक्की करता गया। इस तरक्की में भारत का भी हाथ रहा है। ये भारत के बाकी पड़ोसियों के लिए उदाहरण बन सकता है। नवंबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि बांग्लादेश के साथ संबंध एक मॉडल की तरह है। अब सवाल ये उठता है कि भारत बांग्लादेश संबंधों की आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा हमने पहले भी बताया, बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन जोर पकड़ रहा है। विरोध की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जनवरी 2024 के बाद इसमें तेजी आई है। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुए। चुनाव से पहले हिंसा भी हुई। विपक्षी पार्टियों के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, जिसके बाद उन्होंने चुनाव को बॉयकॉट किया। नतीजा है तो अवामी लीग आसानी से जीत गई। शेख हसीना 5वीं दफ़ा प्रधानमंत्री बनी। भारत ने इसका स्वागत किया। पीएम मोदी सबसे पहले बधाई देने वाले नेताओं में से थे। भारत ने जोर देकर कहा कि चुनाव सफल थे, जबकि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने विपक्षी पार्टियों के सुर में बयानबाजी की थी। कहा था धांधली हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। तब भारत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। जानकार कहते हैं बैक चैनल से उनको समझाया गया, तब जाकर उन्होंने विरोध बंद किया। मगर बांग्लादेश में जारी रहा। आलोचकों ने कहा कि भारत अपने रसूख का इस्तेमाल कर हसीना को बचा रहा है और अपने फायदे के लिए लोकतंत्र के हनन को नज़रअंदाज कर रहा है। इसके बाद विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और विदेश में रह रहे विरोधी नेताओं ने भारत के बहिष्कार की मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की मांग उठी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर स्टोर्स ने भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स को हटा दिया है। आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकता है। हालांकि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की सरकारें इस कैंपेन को गंभीर नहीं मानती। 30 नवंबर को मुंबई में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर से इसको लेकर सवाल पूछा गया था। उनका जवाब था, हम इसको लेकर चिंतित नहीं हैं। चीन एक पड़ोसी देश है, वो कई तरीकों से इन देशों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वी शुड से ओके, ग्लोबल पॉलिटिक्स इज अ कॉम्पिटिटिव गेम, यू डू योर बेस्ट एंड आई विल डू माई बेस्ट।
हमने इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज से बात की। पूछा, बांग्लादेश में चल रहे इंडिया आउट कैंपेन के पीछे कौन लोग हैं, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इनका कितना प्रभाव है। बांग्लादेश आजादी की बात कर रहा था और आज भी वो फोर्सेस वहां पे बरकरार है। और जहां तक भारत के संदर्भ में देखेंगे तो एक बड़ा जो तबका है बांग्लादेश में, वो भारत समर्थित है, भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, भारत के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव की बात करता है और साथ ही साथ आर्थिक विकास की भी बात करता है। क्योंकि अब एक जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ लोगों को चाइना एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है, एक अल्टरनेटिव फोर्स के रूप में देख रहा है। बांग्लादेश के कैंपेन की तुलना मालदीव से की जा रही है। जब तक मालदीव में इब्राहिम सोलिह की सरकार रही, भारत के साथ रिश्ते ठीक रहे। जैसे इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुइज़्ज़ू सत्ता में आए, रिश्तों में कड़वाहट आ गई। मालदीव चीन के करीब चला गया। क्या बांग्लादेश भारत के लिए अगला मालदीव बन सकता है? क्या भारत को चिंता करने की जरूरत है? देखिए, एक जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वहां पर जो भारत विरोधी राजनीति को तूल देता है, आगे बढ़ाता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वो निश्चित रूप से एंटी इंडिया और इंडिया आउट का नारे के आधार पे अपने आप को सत्ता में काबिज करना चाहता है। और यही बात मालदीव में भी हुई कि मालदीव में भी इंडिया आउट के नारे पे कुछ अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट किया और मोइजू सत्ता में आ गए। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि चाहे वो मालदीव हो चाहे बांग्लादेश हो, कि इनकी जो सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज की वजह से ये बहुत ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाते, जो कि श्रीलंका में भी सस्टेन नहीं हो पाया और मालदीव और नेपाल में भी सस्टेन नहीं हो पाया। देखिए, बांग्लादेश के संदर्भ में स्पेसिफिक 3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया आउट का मतलब कि इंडियन जो गुड्स हैं उसको बायकॉट कीजिए। जिस दिन बांग्लादेश के लोगों ने इंडिया के गुड्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया और उसके इंपोर्ट को रोक दिया, तो आप मान के चलिए कि जो इन्फ्लेशन रेट है बांग्लादेश में वो 30 से 35% ऊपर बढ़ जाएगा। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि बांग्लादेश के लोगों को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, आप मान के चलिए कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो जापानीज कंपनी कर रही है या चाइनीज कंपनीज बांग्लादेश में करते हैं, जितना भी रॉ मटेरियल आता है जो कंस्ट्रक्शन के काम आता है, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड बनाने में, वो सारा इंडिया से सप्लाई होता है। जिस दिन ये जो रॉ मटेरियल सप्लाई बंद हो गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि बांग्लादेश में डेवलपमेंट भी थम जाएगा। तीसरी बात कि जहां तक आप ये कहिए कि एनर्जी सेक्टर और उसमें जो भारत के साथ एक व्यापार बढ़ा है, आज के दिन लगभग 1400-1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंडिया देता है और भारत ने अगर उसको कम कर दिया तो आप मान के चलिए कि ये भी बांग्लादेश के लिए एडवर्सल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये राजनीतिक फायदे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया आउट का नारा, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को सस्टेन करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना ये पॉसिबल नहीं होगा और वहां की जनता भी ये नहीं चाहेगी कि उनको श्रीलंका जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़े। तो निश्चित रूप से ये कोई सफल मुहिम नहीं होगी। क्या इंडिया आउट कैंपेन के पीछे चीन हो सकता है? बांग्लादेश में भारत को चीन से किस तरह का खतरा है? बांग्लादेश के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश बहुत कॉन्शियसली अपने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि जहां से भी उनको आर्थिक फायदा हो सकता है, विकास हो सकता है, वो उनके साथ अपने संबंध कल्टीवेट करने की बात करता है। निश्चित रूप से चाइना को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उन्होंने देखा, लेकिन ब्लाइंडली चाइना के इन्वेस्टमेंट को एंटरटेन नहीं किया, ब्लाइंडली चाइना को उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया जो सेंसिटिव है बांग्लादेश के लिए और दक्षिण एशिया के लिए। निश्चित रूप से बांग्लादेश ने चाइना के साथ अच्छे आर्थिक संबंध को कल्टीवेट किया, इन्वेस्टमेंट को कल्टीवेट किया, लेकिन अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को दांव पे लगा के ये काम नहीं किया। और यही कारण है कि चाहे वो कोविड-19 हुआ हो, चाहे वो उसके बाद हुआ हो, कि बांग्लादेश की इकोनॉमी सस्टेन करती चलेगी और किसी तरीके का उनपे मंदी का या कोई एडवर्शियल आर्थिक प्रभाव बांग्लादेश पे नहीं हुआ। इन्फ्लेशन जिस तरीके से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ा है, फ्यूल क्राइसिस हुआ है और फूड क्राइसिस हुआ है, श्रीलंका में ये सारे क्राइसिस हुए और बांग्लादेश में नहीं हुए, क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियसली आगे बढ़ी है।
शेख हसीना ने निश्चित रूप से इक्वी डिस्टेंस रखा है और राजनीतिक सिक्योरिटी को महत्व के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन जहां पे आर्थिक अपॉर्चुनिटीज की बात है, विकास की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वहां पे चीन को भी और जापान को भी, दोनों देशों को बराबर की वरीयता दी और उनको एंटरटेन किया। और इसीलिए आज बांग्लादेश एक स्थायित्व की इकोनॉमी है और राजनीतिक स्थायित्व वहां पे है। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो कि आंतरिक रूप से बहुत वीक है, और जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं तारिक रहमान, वो लंदन से बैठ के बीएनपी को चला रहे हैं, ना कि बीएनपी कार्टर उससे खुश है। और यही कारण है कि जिस तरीके से बीएनपी वीक हो गई है, तो उन्होंने 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें हिस्सेदारी भी नहीं, और इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ कि नहीं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये अपोजिशन का वीकनेस है कि इस तरीके के जुमले अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, जो कि इसमें सफल नहीं होंगे। भारत बांग्लादेश संबंध इस समय किस मोड़ पर है? हमारे रिश्ते किन किन फैक्टर्स पर टिके हुए हैं? इसको मजबूत बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है हिस्टोरिक है, सिविलाइजेशनल है और यूनिक रिलेशंस है। जिस तरीके से भारत बांग्लादेश के रिलेशंस है वो किसी भी देश के साथ नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप भारत ने 2008 के बाद से बांग्लादेश के साथ में डेवलप की है, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है, क्योंकि बांग्लादेश का विकास हुआ है, बांग्लादेश को इन्वेस्टमेंट का, ट्रेड का अपॉर्चुनिटीज वो नॉर्थ ईस्ट में भी मिला है, नेपाल में भी मिला है, भूटान में भी मिला है। और इंडिया ने भी इस बात को समझा है कि अपने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्टिवेट करने के लिए बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। तो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप भारत और बांग्लादेश के बीच में डेवलप हुई, और जिस तरीके से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया गया, तो ये बात मान के चलिए कि दोनों देशों ने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। जितने भी क्रिटिकल इश्यूज थे, चाहे वाटर का इशू है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, ट्रेड इशू है, बाकी सारे इश्यूज को भी रिजोल्व किया। तो ये बात स्पष्ट है कि एक लॉन्ग पार्टनरशिप की दोनों देश देख रहे हैं, और निश्चित रूप से दोनों देश आर्थिक विकास के मार्च पे अग्रसर बढ़ेंगे और एक स्थायित्व, जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है उसमें एक स्थायित्व लेके आएंगे, और मिनी लेटरलिज्म को बढ़ावा देंगे, बायलैटरलिज्म को बढ़ावा ऑलरेडी दे चुके हैं। और इसके साथ साथ जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में हो या इंडियन ओशियन रीजन की बात हो, बे ऑफ बंगाल की, इन क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर साथ काम करने की बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से है। 25 मार्च को अमेरिका के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से एक मालवाहक जहाज टकरा गया। इसके चलते पुल गिर गया और पूरा मलबा पानी में फैल गया। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सफाई और पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज पर मुहर लगा दी है। बाइडेन ने हादसे के बाद कहा था कि जमीन आसमान एक कर देंगे, मगर पुल को जल्द से जल्द बनाएंगे। हालांकि पुल को वापस चालू करने में लंबा समय लगेगा। दोबारा पुल बनाने में लगभग 16,000 करोड़ रुपए लग सकते हैं। यह हादसा कैसे हुआ था? 25 मार्च की शाम को डाली नाम का जहाज यहां से गुजर रहा था। इसमें सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई। इससे जहाज में गड़बड़ी आई और वो पुल के एक पाए से टकरा गया। इस धक्के से पुल गिर गया था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की आशंका है। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से। चीन ने पाकिस्तान में अपनी सेना भेजने का ऑफर दिया है। ये पहल आतंकी हमले में चीनी नागरिकों की मौत के बाद हुई है। 26 मार्च को बिसाम में एक बस पर आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे। 5 चीनी इंजीनियर्स थे। ये लोग दासू डैम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ये डैम चीन की मदद से बन रहा है। हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकियों से बदला लेने की बात भी की थी। वो पूरी कैबिनेट लेकर चीनी दूतावास भी गए थे। वहां भरोसा दिलाया था कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, आतंकियों से बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी यही बात दोहराई। इन्हीं आश्वासनों के बीच चीन ने सैन्य मदद की पहल की। इसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि चीन अपने प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए अपनी फौज पाकिस्तान भेज सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी धरती पर विदेशी फौज को बुलाने से बचना चाहता है। इससे अमेरिका और यूरोप नाराज हो सकते हैं। ऐसे में चीन का हालिया बयान उसके लिए दोधारी तलवार बन गया है। एक तरफ उसको चीन से पैसा भी चाहिए, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से भी रिश्ते बनाकर रखने हैं। इसलिए अब की बार वो चीन की पहल का जवाब कैसे देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी इजराइल से है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रफा पर हमले के प्लान पर अड़ गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है इजराइल ने वहां हमला शुरू भी कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च की रात रफा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। रफा पर
हमला ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस इसकी मुखालफत कर रहे हैं। 25 मार्च को अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कहा कि अगर इजराइल रफा पर हमला करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। 25 मार्च को ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। अमेरिका ने इस पर वीटो करने से मना कर दिया था। इसके अलावा 28 मार्च को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। इन दबावों के बावजूद इजराइल रफा में सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। ये घटना अमेरिका इजराइल संबंधों के साथ साथ पूरी दुनिया के धैर्य की परीक्षा लेने वाली है। देश दुनिया की और भी दिलचस्प और जरूरी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।